नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टिड्डियों के आतंक को रोकने के उपाय, पपीते की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। राज्य के कई जिलों में पिछले कई महीनों से टिड्डियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। टिड्डियां फसलों पर कहर बरपा रही हैं। इनके नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस गंभीर समस्या को देखते हुए आप टिड्डियों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं गोविंदगढ़ जयपुर के कृषि पर्यवेक्षक करण सिंह शेखावत। किसान भाइयों, इस समय खेती में एक कीट कई बार आ चुका है। ये प्राय टिड्डी नाम से ये पश्चिमी देशों से आता है, विशेष रूप से पाकिस्तान की तरफ से। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रवेश होता है, सबसे पहले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में ये प्रवेश करता है। और ये हमेशा हवा के रुख के साथ चलता है और बहुत बड़े दल के रूप में चलता है। अकेला करोड़ों की संख्या में इसमें टिड्डियाँ होती हैं। और ये टिड्डियाँ जहाँ कहीं भी जिस रास्ते से निकलती हैं, ये नीचे हरा भाग जहाँ दिखता है, चाहे फसल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फलदार पौधे हों, इनके ऊपर बैठती जाती है और जहाँ बैठती है वहाँ इसको ठूंठ के रूप में बदल के जाती है। किसान को फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। किसानों की कमर तोड़ रही टिड्डियां, किसान हो रहे कंगाल। जी हां, राज्य में टिड्डियों का प्रकोप लगातार जारी है। पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसानों के लिए टिड्डी दल परेशानी का सबब बने हुए हैं। किसी दुश्मन की तरह टिड्डी दल किसानों द्वारा लगाई गई फसलों को चट कर रहे हैं। एक खेत को चट करने के बाद दूसरे खेत को चट करने टिड्डियां पहुंच रही हैं। लेकिन किसान केवल बेबस आंखों से अपनी मेहनत की फसल को खराब होते हुए देख रहा है। किसान भाइयों, ये टिड्डी दल जहां रात को बैठता है, वहां से जब उठ के चलता है तो ये कम से कम एक दिन में 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस 100-125 किलोमीटर की दूरी में हो सकता है इस टिड्डी दल का लंबाई 15 किलोमीटर भी हो, 10 किलोमीटर भी हो, 5 किलोमीटर भी हो। जो भी लंबाई और चौड़ाई भी कई किलोमीटरों में ही होती है। आमतौर पर ये टिड्डियाँ जिस रास्ते से चलती हैं वो हवा के रुख के साथ चलती है। जहाँ अगला भाग होता है वहाँ अगले भाग की कुछ टिड्डियाँ नीचे हरे भाग में बैठेगी और जो वनस्पति है उसको चट कर जाएगी। और जब तक पिछला पार्ट आएगा वो उसके साथ वापस शामिल हो जाएगी। इस तरह इनका क्रम चलता रहेगा, भोजन भी करती रहेंगी और गतिमान भी रहेंगी। ये सायंकाल लगभग 7 और 8 बजे के बीच ये अपने रुकने का, ठहराव का स्थान तलाश करती है। जहाँ कहीं भी ये बैठती है रात में, वहाँ भी जो भी वनस्पति होती है उस पूरी वनस्पति को चट कर जाती है। ये वहाँ बैठने के बाद आमतौर पर प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद ही उठ के प्रस्थान करती है। किसानों के हाल बेहाल हैं। टिड्डियां लहलहाती फसलों को पूरी तरह से चट कर रही हैं। इन दिनों किसानों के चेहरे पर मुस्कान गायब सी नजर आ रही है। फसलों के साथ ही हरी घास, पेड़ों की पत्तियों को भी टिड्डियां खाकर नष्ट कर रही हैं। खेतों में जहां तहां टिड्डी दल बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं और टिड्डियों के प्रकोप से फसलों की बर्बादी का सिलसिला यूं ही चल रहा है। टिड्डियों के इस प्रकोप के कारण किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित है और चिंता होनी भी चाहिए। साल भर की मेहनत का फल उसके सामने है और अचानक मेहनत पर पानी फिर जाए तो किसान का मायूस होना वाजिब है। किसान भाइयों, आप रास्ते में चलती हुई टिड्डी को कैसे नियंत्रित करें और आप फसलों को कैसे बचाएं। जहां तक हो सके जब आपके खेतों के ऊपर से टिड्डी गुजरे उस समय ये ध्यान रखें, आपके पास जो भी बर्तन हो, चाहे पीपा हो, चाहे थाली हो, चाहे ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल के उसकी आवाज़ की जाए, चाहे डीजे की ध्वनि से, किसी भी यंत्र से
तेज ध्वनि कारक आवाज होगी, उससे टिड्डी को बैठने से रोका जा सकता है। ये आवाज करके, आमतौर पर किसान थालियां बजाते हैं, तेज आवाज करते हैं, निश्चित रूप से टिड्डी को बैठने से उससे रोका जा सकता है और अपनी फसल को भी हम बचा सकते हैं। इस तरह से टिड्डी को बैठने से रोकें और जहां रात को रुक गई उस गांव के और उस आसपास के गांव के लोग सामूहिक रूप से उस जगह जरूर आएं और जिसके पास जो साधन है, किसी के पास ट्रैक्टर की स्प्रेयर मशीन है, वो ट्रैक्टर की स्प्रेयर मशीन लेके आ जाए। आपके पास कुछ भी नहीं है यदि संसाधन, तो आप स्वयं ही आ जाइए। कृषि विभाग पूरे लवाजमे के साथ में उस स्थान को ट्रेस करता है, आप लोगों के माध्यम से भी, और कार्मिक जहां लगे हुए हैं, जहां टिड्डी का देखा जाता है प्रकोप, वहीं से वो सजग होके अपने सोशल मीडिया पे विभाग को सूचित करते रहते हैं। और ये टिड्डी का एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम पे भी सूचना दी जाती है। कंट्रोल रूम भी सबको सतर्क कर देता है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सबको सतर्क करके, और जहां कहीं वो रात को जब बैठती है 8 बजे तक ये आमतौर पर स्थान तलाश करके बैठ जाती है। उस बैठने के स्थान पे अग्निशमन की गाड़ियां विभाग बुलाता है, ड्रोन भी विभाग बुलवाता है, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर जो हैं उनको भी क्षेत्र में एकत्रित करते हैं। यदि किसी के पास छोटा सा साधन भी है, वो भी यदि स्प्रेयर पीठ वाला भी लेके आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि किसी ने एक कच्चे बीघे में भी नियंत्रण कर लिया तो वो भी कम से कम एक कच्चे बीघे की टिड्डियों को तो खत्म कर देगा। दवा की जो व्यवस्था है ये विभाग करता है। आमतौर पर इसमें 2 दवाओं का विशेष रूप से इस क्षेत्र में प्रयोग किया गया है। लैम्डा, दूसरी क्लोरोपाइरिफास 50%, लैम्डा 5%। इन दोनों का मिश्रण बना के और जहां कहीं नियंत्रण किया गया, निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। और जिस क्षेत्र में डाला वहां की टिड्डियां वहीं की वहीं रह गई। कोई किसी कारण से, किसी पेड़ की ओट से, किसी के मकान की ओट से, किसी टीले या दीवार की ओट से जो बच गई, मात्र वो ही सुबह उठ के गई हैं। उसके बाद सुबह जब ये ट्रेस होता है कि ज़्यादातर टिड्डियां मर गई, फिर भी कुछ बच गई, तो टिड्डी नियंत्रण विभाग की भी गाड़ियां आती हैं और वो भी फॉगिंग करके जाती है। जो बची हुई टिड्डियां हैं उस फॉगिंग से मारी जाती है। उसके बाद भी कोई बचती है तो हम उसकी सूचना आगे के विभाग के कार्मिकों को देते हैं, जिस दिशा में वो गमन करती है। हम उनको बताते, सचेत कर देते हैं पहले ही, टिड्डी का यहाँ से प्रस्थान हुआ है, आप इससे आगे सूचना देते जाइए। तो जहाँ कहीं जाती है हम आगे विभाग के हमारे साथियों को सचेत करते हैं और फिर किसानों को वो लोग सचेत करते हैं कि आपके गांव में से ये गुजर सकती है, आप ये बजाने के जो साधन है वो तैयार रखें। और जैसे ही ये आपके खेत में बैठने लगे, आप तुरंत जिस दिशा से निकले उस दल के नीचे खड़े होकर ये वाद्य यंत्र बजाएं और तेज ध्वनि करें, जिससे टिड्डी आपके खेत में नुकसान नहीं करे, ताकि टिड्डियां फसल पर ना बैठ पाएं और वहां से भाग जाएं। इसके अलावा खेतों के चारों तरफ खाई खोद दें, जिससे ये टिड्डियां इन खाइयों में आकर गिर जाएंगी और इनको वहीं पर मिट्टी में दबा दिया जाए। किसान भाई इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जब भी कभी टिड्डी हो तो हर तरह से मदद, अपने आप को धन खर्च करने की उसमें आवश्यकता नहीं है इतनी, क्योंकि विभाग इसमें दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है, उस रसायन उपलब्ध करवाता है और लोगों को जागरूक भी करते हैं। और हम कार्मिकों को, सबको, साथियों को, सबको मदद भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। पपीते की नर्सरी तैयारी कर उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान पपीते के नए बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में, हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है।
पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4 इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं, या आजकल जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रे, पपीता का पोर्ट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोर्ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोर्ट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोर्ट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोर्ट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोर्ट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है, और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियाँ की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर, और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी, दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं, ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है, तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोर्ट्रे को वहाँ से हटा दीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है, और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप बाविस्टिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं।
आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा के किसान राकेश कुमार ने। आप मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो राकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। किसान बंधु, जैसे आप जान रहे हैं कि दलहनी फसलों में मूंग हमारा प्रमुख फसल है और धान गेहूं के फसल चक्र के बीच में यह एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। साथ ही इसको हरी खाद के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें मूलतः देखा जाता है कि चूंकि यहाँ अभी बरसात हो रही है तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हमें इसमें दो सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। एक तो जब फूल आ रहा हो उससे पहले नमी की आवश्यकता होती है, दूसरी फलन के समय में होती है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। मूंग में मुख्यतः सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखा जाता है जो रस चूसक होता है। तो इससे नियंत्रण करने के लिए हमें इमिडाक्लोरोपीड 17.8 SL जो है हम 600 लीटर पानी में 125 ml इसका प्रयोग करते हैं, या हम कहे तो 0.25 से लेकर 0.30 ml प्रति लीटर से इसका छिड़काव करते हैं। दूसरा आता है पत्ती भक्षक अन्य जो कीट हैं, उसके लिए हम थाइमिथोएट 1 से 1.5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। जहां तक रोग की बात है तो इसमें प्रमुख रोग जो है फफूंद जनित कई रोग आते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो अगर हमारे में पीला मोजैक जिसको हम लोग कहते हैं येलो मोजैक, अगर उसका प्रभाव शुरुआती दौर में है तो ऐसे में उन पौधों को निकाल के ही हम बाहर फेंक करके उसको नष्ट कर देते हैं। अगर प्रकोप बढ़ता है तो हम डाइथेम M45 या माइकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करते हैं। उसके अलावा एक जो प्रमुख है हमारा कि इसमें जो फूल आते हैं वो नियमित अंतराल पे आते हैं। तो कई बार किसान उसकी एक ही तुड़ाई करते हैं, कई बार उसकी 2 से 3 तुड़ाई करते हैं। तो जब हमारी फलियां पीली से भूरी रंग की होने लगती है, उसमें चटक आना शुरू हो जाता है, ऐसे में हम उसका फलन की तुड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम उसके भंडारण के लिए रखते हैं तो उसका तापमान जो है वो उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% तक होनी चाहिए और 8 से 10% तक उसको सुखा करके प्लास्टिक के बैग के अंदर में उसको पैक करके उसमें हम उसको सुखा के अच्छी तरह रखते हैं। इससे हम लंबे समय तक इसका भंडारण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की उन्नत बुआई तकनीक, पशुओं में परजीवियों की समस्या का समाधान, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।